बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फ्रिक्शन का ही है। इससे पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, लेकिन उसका थोड़ा सा पोर्शन जो था वो बाकी रहता था। तो आज के लेक्चर में हम बाकी जो इसका हिस्सा है फ्रिक्शन का उसको मुकम्मल करते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने कुछ बातें की फ्रिक्शन के लिहाज से, हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बात की कि फ्रिक्शन क्या है। यकीनन आपने प्रीवियस लेक्चर को केयरफुली ऑब्ज़र्व भी किया होगा, लिसन भी किया होगा। तो हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन क्या है। यानी ये वो फोर्स है जो कि बॉडी की मोशन को अपोज करती हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, बॉक्स में देख सकते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज करती है, यानी बॉडी को मूव करने में रुकावट पेश करती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। इसके लिए हमने रेफरेंस लिया था फर्स्ट लॉ के लिहाज से हमने बात की थी। जैसे देखें स्टार्ट में लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस्ड वाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स, वाई बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन द बाइसाइकिलिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग। कि यानी एक बॉल है, हमने उसको हिट किया है और हमने देखा कि वो बॉल कुछ ही देर के बाद में खुद ब खुद स्टॉप कर जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम एक जो साइकिलिस्ट है वो साइकिल जो चला रहा है, वो जब साइकिल पे पैडल पे फोर्स लगाना बंद कर देता है तो देन क्या होता है, साइकिल खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। यानी कि हम फोर्स जब नहीं लगा रहे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब उसके ऊपर नहीं लगाई जा रही है, तो कुछ ही देर के बाद में वो साइकिल स्टॉप हो जाता है। और विदाउट फोर्स ना तो हम किसी बॉडी को मोशन में लेकर आ सकते हैं और ना ही बिना फोर्स के हम किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो साइकिल और वो फुटबॉल वगैरह अगर स्टॉप कर जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर ही है, एक नेचुरल फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है, नेचुरली एक फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है। जिन्हें वो फोर्स हम तो नहीं लगा रहे, लेकिन कुदरती तौर पर एक फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही होती है जो कि उनको स्टॉप कर देती है। तो वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होती है, कैसे होती है, उसकी बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स। ये बात कर रहा हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस कब होती है, जब हम एक सरफेस को किसी दूसरी सरफेस पे मूव करवाते हैं। देखिए, जब हम साइकिल चला रहे हैं तो टायर जो है वो रोड को टच कर रहा होता है, तो रोड एक अलग सरफेस है, टायर की अपनी सरफेस है। तो वो एक सरफेस यानी टायर की सरफेस रोड की सरफेस के ऊपर मूव करती है, तो देन उनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। हम चलते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो हमारे जो शूज़ हैं उसका जो लोअर पार्ट है वो अर्थ सरफेस को, रोड को, ग्रास प्लाट को, रोड को, सरफेस को टच कर रहा है। तो जब एक सरफेस को हम दूसरी सरफेस पे मूव करवाते हैं तो देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, यानी ये प्रोड्यूस क्यों होती है, यानी सरफेसेस के दरम्यान में फ्रिक्शन क्यों होती है। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि हम इस जिन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, वो देखने के लिहाज से तो हमें बिल्कुल स्मूथ फील हो रही होती हैं, लेकिन जब हम उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, जैसे कल हमने डायग्राम में भी देखा, फिर से उस डायग्राम को चेक करते हैं कि जब हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि पहले तो ये लाइंस जो है इतनी बारीक बिल्कुल नॉर्मल महसूस हो रही हैं, लेकिन जब इसको सर्कल को, ये सर्कल का मतलब है कि यहाँ पर हमने माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा, तो अब आप देख सकते हैं कि इन लाइंस के दरम्यान में आपको गैप काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है जो ऊपर वाले ब्लॉक की सरफेस है, और जो नीचे वाली जो लाइन है जो नीचे वाले ब्लॉक की सरफेस को शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी सतहें उभरी हुई हैं और इनमें गड्ढे बने हुए हैं। यानी कोई भी सरफेस हम अगर देखते हैं, देखने में तो हमें बिल्कुल स्मूथ महसूस होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में पिट्स और बम्प्स बने होते हैं, गड्ढे और उभार बने होते हैं। तो जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर में मूव करवाते हैं तो देन वो पिट्स और बम्प्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसके लिए हमने टर्म क्या यूज़ की थी, कोल्ड वेल्ड्स। जिन उनके दरम्यान में कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं, जिसकी बिना पर
एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करवाने में रुकावट पेश आती है। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शन है ये दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको डिपेंड करती हैं, लेकिन हमने दो फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। नंबर वन हमने कहा था नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ अ सरफेस, और दूसरा हमने एक बात की थी प्रेसिंग फोर्स की। तो उसके लिए एग्जांपल हमने ली थी स्टूडेंट्स नेचर ऑफ अ सरफेस के लिहाज से कि अगर अपन अपने हैंड को अपनी पाम को आप मूव करवाते हैं डिफरेंट सरफेसिस के ऊपर में, जैसे कि आप अपने हैंड को कारपेट पे मूव करवाते हो, आप अपने हैंड को ब्रिक्स के ऊपर मूव करवाते हो, आप अपने हैंड को किसी टेबल के ऊपर मूव करवाते हो, आप अपने हैंड को कारपेट पे वॉल्स के ऊपर में मूव करवाते हो, ब्रिक्स पे मूव करवाते हो, तो देन आप फील करते हैं कि हर सरफेस के ऊपर में मूव करवाना एक जैसा नहीं है। कारपेट के ऊपर में आप बहुत स्मूथली बहुत आसानी के साथ में आप अपने हाथ को तेज़ी से मूव करवा सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी के साथ में आप वॉल्स के ऊपर में ब्रिक्स के ऊपर हम अपने हैंड को मूव नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस तो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है। वॉल्स की और ब्रिक्स की जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो इस वजह से उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा, और जो स्मूथ सरफेस है बिल्कुल मुलायम है, हमवार है, उसकी फ्रिक्शन कम होती है। नंबर टू हमने बात की थी प्रेसिंग फोर्स की। उसके लिए भी एग्जांपल एक्टिविटी आपको बताई थी कि आप अपने हाथ को टेबल के ऊपर में रखिए और अपने हाथ को प्रेस मूव करवाइए तो इजीली मूव कर जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने हैंड को आपने ऊपर से नीचे की तरफ में प्रेस करना है टेबल के ऊपर, और उस प्रेस करते करते ही आपने उसको मूव करवाना है। तो देन आप फील करेंगे कि अब आपको हैंड को मूव करवाना मुश्किल हो गया। यानी कि प्रेसिंग फोर्स जो है उसकी बिना के ऊपर में जो अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी उसी लिहाज से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आइए उसी डायग्राम के लिहाज से फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स को। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में ब्लॉक है। मैंने आपसे एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक हम रख देते हैं तो इसके ऊपर वेट बढ़ जाएगा। तो देन आप इस ब्लॉक को मूव करवाना आसान होगा या मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल होगा मूव करवाना, क्योंकि जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ में जो प्रेसिंग फोर्स है कि जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़्यादा एक्ट कर रही है, तो देन इस ब्लॉक को मूव करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि देखें जब इस ब्लॉक को, ये ऊपर वाले ब्लॉक को जब हम नीचे को ऐसे प्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल देंगे, इसके ऊपर और ज़्यादा वेट लगाएंगे ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो देन क्या होगा जी नीचे वाले जो कोल्ड वेड्स हैं यानी पिट्स और बम्प्स जो आपस में फंसे हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे से फंसे रहेंगे, तो उनका एक दूसरे से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो देन फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर हम प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। देन हमने बात की थी फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, कि अगर लेट्स सपोज कि जो हमारे पास में जैसे यही ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट की स्टेट में है, हम क्या करते हैं इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक को आगे की तरफ में मूव करवाने के लिए मैं इसके ऊपर में कुछ फोर्स लगाता हूँ, जैसे आगे को इसको मूव करवाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, लेकिन फोर्स मैंने कम लगाई है कि ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब हुआ कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो बैलेंस हो जाती है किसके सामने? फ्रिक्शन के सामने। यानी मैं तो इसको दाएं तरफ में फोर्स लगा रहा हूँ, तो इन सरफेसेस के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ में प्रोड्यूस हो जाती है? बाएं तरफ में। यानी मेरी लगाई गई फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, तो देन वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इस वजह से ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया, मैंने थोड़ी सी फोर्स और इसके ऊपर इंक्रीज़ कर दी, तो देन हमें रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट्स कि जब हमने फोर्स और इंक्रीज़ की और अगर ब्लॉक मूव नहीं किया तो इसका मतलब है कि हमने फोर्स बढ़ाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गई। फिर मैंने और फोर्स इसको और बढ़ाई और ब्लॉक फिर भी मूव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमने फिर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने और फोर्स बढ़ाई, अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, तो हमारे फोर्स बढ़ाने से इसके सरफेस में फ्रिक्शन भी उतनी ही बढ़ गई। यानी कि अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है, लेकिन देखिए अप्लाइड फोर्स को तो हम अपनी मर्जी से जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कोल्ड वेड्स आपस में फंसे हुए हैं, जो कोल्ड वेड्स बने हुए हैं यानी पिट्स और बम्प्स जो आपस में फंसे हुए हैं, उनकी एक लिमिट है,
वो हम बहुत ज़्यादा जोर लगाएं, कुछ फोर्स बढ़ाएंगे तो पिट्स और बम्प्स एक दूसरे से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है वो एक लिमिट तक होगी। हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को मूव करवाने के लिए, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। वो तो अब जितनी मर्जी फोर्स बॉडी के ऊपर बढ़ा सकते हैं। एक आदमी फोर्स लगा रहा है, 2 स्टूडेंट्स मिलकर फोर्स लगाएं, 5 स्टूडेंट्स मिलकर फोर्स लगाएं, तो फोर्स को तो बढ़ा सकते हो, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो उस लिहाज से इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी फ्रिक्शन इन सर्फेसिस के दरम्यान में बढ़ती जाएगी। हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पर पहुंचकर ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जब हम फोर्स लगाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, आगे की तरफ में मूव करना शुरू करेगा, और फ्रिक्शन में अब इजाफा नहीं होगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी। तो वो फ्रिक्शन कि जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है सरफेस के दरम्यान में, उस फ्रिक्शन को हमने नाम दिया था फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है। जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है स्टूडेंट्स, तो उसका नाम हमने क्या रखा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन, ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स। अब ज़रा दो टर्म इकट्ठी इस्तेमाल हो रही हैं। यानी यहाँ पे प्रेसिंग फोर्स हम लास्ट अभी बात कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात की, अभी भी बात की हमने। तो देखें यहाँ पर यानी ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, अपना वेट लगा रहा है नीचे की तरफ में, तो वो हो गया एक्शन। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है ये भी अपनी फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ में, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन। वो क्या होगा, रिएक्शन। तो उसके लिए नॉर्मल फोर्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि 90 डिग्री पर है ना ऊपर की तरफ में, 90 डिग्री के ऊपर में, तो इसे नॉर्मल फोर्स कह लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कह लीजिए। तो जहाँ कहीं भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे प्रेसिंग फोर्स का या नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है, तो आपका मतलब में यही आएगा कि वो प्रेसिंग फोर्स की ही बात की जा रही है। बस इतना डिफरेंस है कि प्रेसिंग फोर्स एक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये रिएक्शन है। यानी ये नॉर्मल फोर्स जो है ये रिएक्शन की फोर्स है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा कि ये ब्लॉक जो है ये अपना वेट लगा रहा है नीचे की तरफ में, वेट नीचे की तरफ में लगा रहा है, तो जितना इसका वेट है उतनी ही प्रेसिंग फोर्स है। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऊपर वाले ब्लॉक को, ऊपर को फोर्स लगाएगा। यानी जो नीचे वाला ब्लॉक है ये इस ब्लॉक को, जो नीचे वाला ब्लॉक है ये ऊपर वाले ब्लॉक को, ऊपर को फोर्स लगाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। उसके लिए हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, या मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल रिएक्शन का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो ये कितना होगा, जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। यानी कि जो ऊपर वाला ब्लॉक जितनी फोर्स नीचे को लगाएगा, जो ऊपर वाला ब्लॉक जितनी फोर्स नीचे को लगाएगा, नीचे वाला ब्लॉक उतनी फोर्स ऊपर को लगाएगा। यानी जितनी प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ही नॉर्मल फोर्स होगी। इसलिए जब प्रेसिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जहाँ कहीं भी प्रेसिंग फोर्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए ज़रा इसी स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। और जो बात हमारे पास की जा रही है, आइए इसको स्टेटमेंट को देखें क्या लिखा है हमारे पास में। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कंटेक्ट। कि जो फ्रिक्शन होती है जो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करती है। अब नॉर्मल फोर्स समझ गए आप इस चीज़ को, कि जब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को प्रेस कर रहा है वो एक्शन है, तो नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर को प्रेस फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन है। उसको नाम इस्तेमाल किया नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस स्टैटिक के लिए शो कर रहा है रुकी, कि जब बॉडी रुका हुआ है तब उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। एंड द नॉर्मल रिएक्शन इन अ कॉन्टैक्ट, देन इनके दरम्यान में जो रेशो होता है वो कैसा होता है, वो एक कांस्टेंट रेशो, द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सतहों के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है उसके दरम्यान में, एंड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है जब हम प्रेसिंग फोर्स जितनी है उतना ही टेबल नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर में रिएक्शन है। तो फ्रिक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के, उनके दरम्यान में जो रेशो होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट रेशो होता है। रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के दरम्यान और इस नॉर्मल रिएक्शन के दरम्यान जो रेशो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम दिया जाएगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं यहाँ पर,
देन फिर हमारे पास मैथमेटिकली इसको लिखा जाएगा द रेशो, बटे का मतलब है यहाँ पे रेशो, यानी फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट के यहाँ पर सिंबल कौन सा इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट्स, म्यू। देखिए इसको माइक्रो नहीं पढ़ेंगे, यानी ये सिंबल माइक्रो है, लेकिन यहाँ पर हम फ्रिक्शन वाले टॉपिक में इसको माइक्रो नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ा जाएगा म्यू पढ़ा जाएगा। यानी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब वही प्रेसिंग फोर्स, तो जितनी प्रेसिंग फोर्स उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। देखिए हमने कल से भी बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रेसिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। आज भी हमने बात की कि प्रेसिंग फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। यदि प्रेसिंग फोर्स बढ़ाने से भी फ्रिक्शन बढ़ती है तो नॉर्मल रिएक्शन जब होगा तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी। यदि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को प्रेस कर रहा है तो जब नीचे वाला ऊपर वाले को प्रेस करेगा तो फिर भी वो क्या होगा, उनके पिट्स और बम्स आपस में अच्छी तरह से फंसे रहेंगे, तो फिर भी फ्रिक्शन बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि दरम्यान में जो रिलेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट रिलेशन है। मतलब अगर हम इस एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी। इसलिए इनके दरम्यान में जो रेशो रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कि जितने टाइम्स हम नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाएंगे उतने टाइम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। इस वजह से इनके दरम्यान में जो अब रेशो लिया जाएगा तो वो रेशो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पर कांस्टेंट का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि कांस्टेंट के लिए सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसको पढ़ा जाएगा म्यू। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये हमें बताएगा कि फ्रिक्शन कम है या ज़्यादा है। देन इस चीज़ ये एक्सप्लेन करेगा कि फ्रिक्शन चीज़ों के सर्फेसिस के दरम्यान में कितनी है, कम है या ज़्यादा है। उसके लिए पूरा एक टेबल है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मेरे पास बनेगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू और आर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। आर क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन किसकी इक्वल होता है, एक्शन की इक्वल होता है। एक्शन क्या था, उसका वेट था, ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे की तरफ में वेट है। तो दोबारा से देखिए इस चीज़ को, यानी आर इज इक्वल टू वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन क्या है, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक का जो फोर्स लगा रहा था, अपना वेट लगा रहा था, वो एक्शन था। और आर क्या है, रिएक्शन है, तो रिएक्शन किसकी इक्वल है, एक्शन के। तो लिहाजा आर की यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एम जी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स ये टेबल की बात कर रहा हूँ, ये टेबल आपने सारे का सारा पूरे अच्छे तरीके से लर्न करना है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्या चीज़ शो करता है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो करता है। म्यू की वैल्यूज़ हैं किन के लिए, जब बॉडी रेस्ट की स्टेट में होता है और डिफरेंट सर्फेसिस के दरम्यान में फ्रिक्शन कितनी होती है। यानी जब ग्लास को ग्लास पे मूव करवाएंगे, जब ग्लास और ग्लास सरफेस एक दूसरे पे पड़ी हुई हैं, एक शीशा शीशे के ऊपर पड़ा हुआ है, तो देन उनमें म्यू की वैल्यू इतनी होती है। इस तरह से ग्लास और मेटल्स के दरम्यान में म्यू की वैल्यू 0.5 से 0.7 तक होती है। आइस और वुड के दरम्यान में बताया गया है, आयरन में बताया गया है। तो ये पूरे का पूरा टेबल जो है वो अपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में लिखा गया है यहाँ पर, फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन अ ग्राउंड। यानी थोड़ा सा आइडिया दे रहा है, एडवांटेज बता रहा है हमें कि फ्रिक्शन का फ़ायदा क्या है हमें। तो इसके साथ ही हम इसी टॉपिक के साथ ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया में दिया जा रहा है, इट इज़ रिस्की टू रन ऑन अ वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। अगर हमारे शूज़ जो हैं वो नीचे से उनकी जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, तो देन आप किसी वेट फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हो, भाग रहे हो, तो देन वो आपके लिए बहुत रिस्की है, यानी आप उसमें गिर सकते हैं। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। यानी जो एथलीट्स होते हैं उन्होंने जो कि रनिंग करना होता है, तेज़ से भागना होता है, प्लेयर्स होते हैं उन्होंने बहुत तेज़ भागना होता है, फुटबॉल खेलते हुए, रनिंग करते हुए, तो देन उनके जो शूज़ की ग्रिप होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न यही होती है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, कि इन शूज़ के नीचे देखें ये डिज़ाइन है। यानी ये किस वजह से पिट्स और बम्प्स बनाए गए हैं, ताकि वो जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे टच करें, यानी जब ये शूज़ जो हैं वो ग्राउंड सरफेस पे टच करें तो इनके दरम्यान में पिट्स और बम्प्स एक दूसरे में अच्छे तरीके से फंस जाएं। तो इस तरह से उनके दरम्यान में ग्रिप अच्छी बन जाती है, और ग्रिप अच्छी बनने से क्या होता है कि रनिंग में ईजी रहता, स्लिप नहीं होता, अच्छे तरीके से वो आसानी से रन कर पाते। सच शूज़ प्रिवेंट दैम फ्राम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट।
देन इस तरह के जो शूज़ होते हैं वो एथलीट्स के लिए किस तरह का काम करते हैं कि उनको बहुत तेज़ भागने में हेल्प करते हैं और वो स्लिप इससे नहीं होते हैं। व्हाट विल डू टू स्टॉप आवर बाइसिकल, जी हम शुरू में ही बात कर चुके हैं। आई स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और रोलिंग फ्रिक्शन को, स्कीडिंग को, तो इस बाकी फ्रिक्शन के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।